कोरोना की मार और गर्मी का सितम। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और लगातार आज जब चर्चा होगी तो हम बात करेंगे कि एक तरफ कोरोना के अगर मामलों की बात करें तो वो 1.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ आसमान से 47 डिग्री वाली आग बरस रही है। प्रवासी मजदूरों का पैदल पलायन अभी भी जारी है। उधर सुरक्षा कर्मी दिन रात अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके साथ ही कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जल स्तर की समस्या एक बार फिर से उत्पन्न हो गई है। गर्मी के सितम की जब हम बात करते हैं तो आज कितना कहर गर्मी ढा रही है, कितने लोग मजबूर हैं इस वक्त भी इस मौसम में पैदल चलने को, बाहर जाने को, काम करने को, क्योंकि एक तरफ आर्थिक संकट है और जितने लोगों को मौका मिल पा रहा है काम करने का वो इस गर्मी में भी नहीं कतरा रहे। लेकिन रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, भारत में मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर चुका है ताकि सभी लोग करीब 1 बजे से 5 बजे तक के बीच का जो समय है उस गर्मी में बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो लू के थपेड़े हैं 29 से 30 मई तक लगते रहेंगे। अब इन लू से और लू के थपेड़ों से बचने के लिए हमें तमाम चीजें करनी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से तापमान बढ़ रहा है। अगर दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में ही कल हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा यानी कि अधिकतम तापमान जो था वो 47 डिग्री तक पहुंच गया। इसके साथ ही राजस्थान के चूरू में ये 47 डिग्री को भी पार कर गया। लेकिन आज की अगर हम बात करें, कुछ हद तक राहत इस वक्त कुछ देर पहले की जो मौसम की रही उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राज्यों में कोरोना से निपटने के साथ साथ गर्मी के जो तमाम मुसीबतें हैं उनसे निपटने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। तो रेणु भाटिया जी इस वक्त जुड़ रही हैं हमारे साथ सबसे पहले, क्योंकि आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, कई प्रवक्ता जुड़ेंगे और अलग अलग राज्यों से जुड़ेंगे और ऐसे में वो हमें बताएंगे कि कितने प्रयास किए जा रहे हैं। रेणु भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, अब इस बीच कोरोना से आप बड़ी जंग लड़ रहे हैं और कोरोना से दो तरफा जंग है। एक तरफ कोरोना से जीतना है, दूसरी तरफ आर्थिक संकट से उबरना है। लेकिन गर्मी को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि एडवाइजरी बार बार जारी की जा रही है? देखिए प्रिया, अगर हम बात करते हैं कोरोना से जंग की, तो मुझे ऐसे लगता है हम सबको मिलकर इस जंग को कोरोना को हराना होगा और हम सब लगे हुए हैं। मीडिया अपने तरीके से कार्य कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है और कार्यकर्ता और सरकार अपने तरीके से कर रही है। लेकिन कुदरत का कहर जब आता है, चाहे वो कोरोना के माध्यम से हो, चाहे वो गर्मी के माध्यम से हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। परंतु फिर भी सरकार का प्रयास है कि जो हमारे प्रवासी भाई अपने घरों को पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से जा रहे हो, ट्रेन के माध्यम से उनको भेजा जा रहा हो या बसेस के माध्यम से भेजा जा रहा हो, उनके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। आप ये देखिए, पिछले कई दिनों से अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान निकालकर सुनेंगे और उनके कार्यशैली को देखेंगे, उनके रूटीन को, तो उसमें आपको अधिकतर समय उनकी बात करते हुए भी और उनका काम करते हुए भी प्रवासी मजदूर किस तरह से सुरक्षित अपने घरों को पहुंचे, निश्चित तौर पे वो किया जा रहा है। रेणु भाटिया जी, मैं आपसे बिल्कुल, आपने तमाम चीजें रखी हैं और मैं प्रवासी मजदूरों की बात आपसे करने वाली थी, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी हो गया उनके बारे में जानना। पैदल अभी भी पलायन जारी है, लेकिन जो ट्रेनों और बसों को संचालित किया गया है अलग अलग राज्यों में, उसमें हमने हाल ही में करीब 1 दिन पहले एक ऐसी तस्वीर देखी कि जब पानी की बोतल्स के लिए इतनी भीड़ उमड़ी एक स्टेशन पर। क्या इसी तरह की तस्वीरें सब जगह देखने को मिल रही है या फिर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं उन मजदूरों के लिए भी? देखिए प्रिया, आप ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब इस तरह का कुछ, चाहे वो प्रसाद लेकर कोई जा रहा है उनको बांटने के लिए, चाहे पानी लेकर जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम फरीदाबाद, क्योंकि मैं फरीदाबाद से आती हूँ, तो फरीदाबाद के स्टेशन पर हम उन लोगों को भोजन देने के लिए गए जो ट्रेन पहली रोहतक से वहां जा रही थी बिहार। तो एक ट्रेन फरीदाबाद से होते हुए गई। हमारी यहाँ ड्यूटी लगी थी कि हम उनको कुछ भोजन वगैरह पहुंचाएं समय पे जब यहाँ ट्रेन रुके। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी हमने हमारे पास लगभग 10 किट थे, जिसमें हर किट में 300-300 के पैकेट थे। तो अभी हमने 3 किट ही उतारे थे और जब तक हम जीप में दूसरे किट लेने गए, पीछे से वो किट का किट मतलब उन लोगों ने उठा लिया और ट्रेन में ले गए। तो हालांकि उन्हीं के लिए था, हम उन्हीं को देने के लिए आए थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो जो अव्यवस्थित कर देते हैं चीज, कई बार उनको लगता है पता नहीं हमें आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जितना है ग्रैब करो या ले लो, या उनकी आवश्यकता है, नो डाउट उनको जरूरत है,
तो ये मिसमैनेजमेंट जब वो लोग कर देते हैं या कुछ इस तरह के लोग, वहां थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अदरवाइज सरकार ने बिल्कुल अपना पूरा भंडार खोला हुआ है, कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवा पूर्ण रूप से दी हुई है, लंगर बांटने वाले, देने वालों ने, जितने भी दाता है, देने वाले दानी दाता, उन लोगों ने पूरे तरीके से इन चीजों को दिया गया है। मैं किसी वीडियो में वो देख रही थी किसी चैनल पर, पता नहीं कोई किसी हरियाणा के बस स्टैंड का वो दिखाया गया था। वहां मेरे ख्याल से 2000 से ज्यादा पानी की बॉटल्स रखी गई थी, लेकिन जब तक वो एक बस में बांट के आते थे, पीछे से दूसरा केन जो उनका पैकेट था वो खुला हुआ होता था, बॉटल गिरी हुई होती थी, जिसको जितना लेना था, मतलब लूटपाट की स्थिति कर देते थे। लेकिन तो रेणु भाटिया जी, देखिए थोड़ा यही बिल्कुल आपने कहा कि जो संयम वाली स्थिति है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, और कोरोना में वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो खास तौर पर निर्भर करती है उस व्यक्ति पर भी जो वहां पर उन सामानों को उपलब्ध करा रहा है, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, और लोगों की जरूरत पर भी वो निर्भर करता है कि उन्हें कितनी जरूरत है और कितना दिया जाना चाहिए, और उस हिसाब से उन्हें मिलना भी चाहिए। बिल्कुल प्रिया, हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम बनाया वो पर व्यक्ति 2 बॉटल्स देने का बनाया, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वो पानी गर्म भी हो जाएगा, पिया नहीं जाएगा, वेस्ट करेंगे लोग। तो हमने एक रफ एस्टिमेट ऐसे लगाया कि 2 पैकेट खाना और 2 बॉटल पानी पर व्यक्ति इस तरह से दिया जाए, और वैसा ही हम दे रहे थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है जो हर आदमी से जुड़ा हुआ है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी उन सभी प्रवासी भाइयों बहनों को, उन सभी लोगों को जो ट्रैवल कर रहे हैं और जिनको सरकार की तरफ से ये सब दिया जा रहा है, वो थोड़ा सा संयम बरते। किसी भी चीज की कमी नहीं है, भरपूर भंडार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर प्रदेश में पूरे तरह से सिस्टम लागू है, इसलिए निवेदन है कि सिस्टम और संयम को बना के रखने दें, ताकि हम आपकी सेवा पूरी तरीके से रेणु कर भाटिया सकें। जी, अब इस पर विश्वास करना, क्योंकि आपने जो चीजें कही कि संयम बनाकर रखें सब कुछ मिलेगा, इस पर विश्वास करना उन मजदूरों के लिए फिलहाल बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है जो अभी भी पलायन कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। जी जी, उनके लिए क्या चीजें हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है, और इस तपती गर्मी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार की बात को दोहराऊंगी। सरकार ने पहले दिन से ये बात कही थी, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो, चाहे प्रदेशों की तरफ से हो, सभी को ये कहा गया था कि जो हमारे भाई बहन जहां पर हैं वहीं पर रहें, क्योंकि ये 2-3 महीने का दौर है। उस दौरान आपका किराया, उस दौरान आपकी इनकम, सारी चीजों को सरकार धीरे धीरे व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाती है, और मेरे को लगता है सरकार ने किया भी। आप ये देखिए, तुरंत प्रभाव से सभी के खातों में पैसा गया, कच्चा अनाज हो या पका हुआ अनाज हो, दोनों तरीकों से बांटना शुरू हो गया। लेकिन पता नहीं कैसे ये व्यवस्था बिगड़ी, किसके कहने पे इस तरह से लोगों ने जो है एक लेकिन हजूम व्यवस्था बना को दिया। संभालना किसका काम है? सरकार का काम है, नो डाउट, लेकिन सरकार का सहयोग करना किसका काम है? हम सबका। तो अगर हम संयम नहीं बरतेंगे, जो चीज, देखिए, जो चीज मेरे लिए बनाई गई है, अगर मैं उसी के लिए ओवरलैपिंग करूंगी या उसको अव्यवस्थित करने का प्रयास करूंगी या किसी के कहने पे सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगी, तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। तो इसलिए आपके माध्यम से बार बार ये निवेदन है, हर एक प्रवासी मजदूर को उसके घर तक पहुंचाया जा रहा है, परंतु ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या आप महीने 2-3 बाद, जब थोड़ी सी स्थिति बेहतर होगी, तो आप अपने काम को ढूंढने के लिए क्या फिर आप वापस आना पसंद करेंगी या कैसे करेंगे? तो सरकार के लिए डबल जिम्मेदारी हो जाती है, पहले यहाँ से वहां तक पहुंचाना, उनकी उचित व्यवस्था करना। 2 महीने बाद फिर हम जब कहते हैं कि थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म हो गया, सिस्टम नॉर्मल हो गया, तो वो लोग कहेंगे अब हम वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ठीक है रेणु जी, आपने अपनी तमाम बातों को रखा, लेकिन मरता क्या ना करता एक मजदूर, क्योंकि अभी आपने जो भी तस्वीरें देखी होंगी, जिस इंसान के पास खाने के लिए खाना नहीं है, जो अपने माता पिता के लिए 1 रुपया नहीं कमा पा रहा, जो अपने बच्चों को गोद में उठाए सीने से लगाए पैदल चला जा रहा है, उसकी दशा समझने की भी आवश्यकता इस वक्त है। लेकिन बिल्कुल रेणु जी, वही दशा जो है चोट पहुंचाती है, इसीलिए उनको हम नॉर्मल करने के लिए बार बार इस बात को कहते हैं कि आप इतना कठोर स्टेप ना उठाए। सरकार, आप जहां होंगे सरकार आपको वहीं पर व्यवस्थित करेगी, परंतु बिल्कुल रेणु जी, देखिए आप इतना आश्वस्त कर रही हैं, और ये समझ नहीं आता कि आखिर फिर क्यों इतना डर बना हुआ है लोगों के अंदर, इतना आश्वस्त करने के बाद सरकार के। लेकिन मैं हरियाणा की स्थिति समझने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली प्रिया, एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है हमारी,
कि हम जब देखते हैं छुट्टी है या काम नहीं है या कुछ भी इस तरह की आपदा आ गई तो हम अपने घर जाना चाहते हैं, ये हमारा एक नेचर है। मैं भी और आप भी यही बात सोचते हैं। लेकिन एकदम जब लाखों की तादाद में कोई व्यक्ति ट्रैवल करना चाहता है तो व्यवस्था बनाने में समय भी लगता है और थोड़ी सी व्यवस्था में कहीं कोताही भी रह जाती है। हो सकता है मैं बहुत सिस्टमैटिक हूँ और आप ना हो, या आप बहुत है तो मैं नहीं हूँ, इस तरह की थोड़ी कमी भी रह जाती है। लेकिन मेरे को लगता है कि कंपैरेटिवली अगर हम नंबर ऑफ ठीक पीपल है। ट्रैवलिंग देखें, उस हिसाब से सरकार ने भरपूर प्रयास किया है और जितना मैक्सिमम हो सका जनता को चलिए, बेनिफिट देने का काम किया बिल्कुल है। आपने तमाम विचार अपने रखे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी हरियाणा की स्थिति को लेकर। वहां के जो ग्रामीण इलाके हैं हरियाणा के, और जो जल स्तर है गर्मियों में, किस तरह से पशुओं को भी बचाना है, पक्षियों के लिए भी पानी चाहिए होता है, जल स्तर वैसे ही घट रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर क्या किया जा रहा है गर्मी से निपटने के लिए? देखिए, जितने हमारे बाड़ियां, नाले और ये सब थे, जितना भी हमारा जल स्तर है उसको बेहतर करने के लिए पंपिंग सिस्टम भी बढ़ाया गया है और जहां जहां पानी की व्यवस्था हो सकती है, जमीन के पानी की डेप्थ ऑफ द वाटर हैज गॉन डाउन, वाटर लेवल, उसको भी बढ़ाने के लिए बहुत सारा इस तरह का सिस्टम किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम पानी हम जनता तक पहुंचा सके। नहरों को नई दिशा देने के लिए और वो जो पानी की लाइंस को दुरुस्त करने की बात है, उनको भी हम सिस्टमैटिक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि गर्मी में कोई भी प्यासा ना रहे, खेतों तक भी पानी पहुंचे और जनता तक भी पानी पहुंचे। चलिए, रेणु भाटिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अगर हम पिछले साल का आंकड़ा उठाकर देखें तो अरावली की पहाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कई पक्षियों की, कई पशुओं की मौत हो गई थी पानी की कमी के कारण। लेकिन इस बार जो दावा किया जा रहा है, देखना होगा उस पर कितना काम किया जाता है और बहुत जरूरी होगा, बहुत ही एक अच्छा और नेक कदम होगा, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज्यादा मजबूरी से जूझने वाले लोग, पानी की कमी से जूझने वाले लोग बेहद परेशान नजर आते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुलदीप इंदौरा जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वो राजस्थान का खास तौर पर पक्ष रखेंगे कि राजस्थान में इस वक्त स्थिति किस तरह से बनी हुई है। इंदौरा साहब, देखिए राजस्थान की जब हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा गर्म जगह चूरू कल हमने देखा और वहां पर 47 डिग्री से ज्यादा तापमान था। अब राजस्थान में देखिए कोरोना से निपटने के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उस बीच गर्मी से निपटने का क्या कुछ कार्य किया जा रहा है? फिलहाल लगता है संपर्क हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन देश में जो गर्मी का सितम है वो लगातार जारी है। और ऐसे में जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, देखिए रेड अलर्ट कब जारी किया जाता है? जब 40 डिग्री के पार पारा पहुंच जाता है, और अब तो ये 47 डिग्री यानी कि 45 के भी पार पहुंच चुका है, जो कि एक भयावह स्थिति है। और ऐसे में अगर 1 बजे से 5 बजे के बीच में आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए कोरोना काल के बीच ज्यादातर जो अस्पताल हैं वहां पर कोरोना की खास तौर पर बेड्स को लेकर, कि वहां पर कोरोना मरीजों को सभी सुविधाएं मिल सके, उसको लेकर तो काम किया जा रहा है। लेकिन जो इस गर्मी के मौसम में परेशानियां होती हैं, उसको लेकर अलग अलग अस्पतालों में क्या सुविधाएं हैं वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। कुलदीप इंदौरा साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप इंदौरा जी, आप खबरफास्ट के साथ जुड़ रहे हैं और तमाम सवाल मेरे चूंकि राजस्थान को लेकर ही हैं। राजस्थान में एक तरफ सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कोरोना से निपटना है, दूसरी तरफ अब गर्मी का जो सितम है, क्योंकि गर्मी में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग बीमारी में जूझते नजर आ रहे हैं, पानी की जो कमी है वो नजर आ रही है। और ऐसे में क्या कुछ प्रयास सरकार की ओर से? आवाज फिलहाल नहीं मिल पा रही कुलदीप इंदौरा जी की। कुलदीप इंदौरा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कुलदीप इंदौरा जी हमें सुन पा रहे हैं, लेकिन हम तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी के चलते। लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत जरूरी हो जाता है इस कोरोना के बीच, कई ऐसे लोग हैं जो 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। उनमें स्वास्थ्य कर्मी तो है ही, लेकिन सुरक्षा कर्मी आपने सड़कों पर भी देखा होगा कि बैरिकेड्स लगाकर वहां पर दिन रात तैनात रहते हैं। और दिन की इस झुलसती गर्मी में भी वो पानी पीते हुए एक राहत की सांस तो लेते हैं, लेकिन डर बना हुआ है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितना काम किया जा रहा है इस गर्मी में। और इस वक्त प्रेम रंजन पटेल जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के बिहार से,
तो प्रेम रंजन जी के पास में पहुंचूंगी। प्रेम रंजन जी, बिहार के क्या हालात हैं कोरोना के निपटने के साथ साथ किस तरह से गर्मी के सितम को खास तौर पर कम करने की कोशिश बिहार में की जा रही है बिहार सरकार की ओर से? प्रेम रंजन जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? प्रेम रंजन जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। किस तरह से कोरोना की मुसीबतों को कम करने के साथ साथ गर्मी के सितम की जो मुसीबतें हैं और जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है? कितनी जो मुसीबतें इस वक्त देखने को मिल रही हैं उसे कम करने की कोशिश बिहार सरकार कर रही है। खासतौर पर गर्मियों की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, गर्मियों में इस मौसम में जो बीमारियां होती हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, उसको लेकर क्या इंतजाम? उसको लेकर सरकार अपने भरपूर प्रयास कर रही है। भरपूर प्रयास में क्या क्या है? अरे जो कोरोना योद्धा है, जो जैसे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, इनके लिए पूरी पीपीएन किट और जलपान सभी व्यवस्थाएं हो रही है। क्वारंटाइन सेंटर पर 24 घंटे कड़ी से कड़ी मेहनत की जा रही है। प्रेम रंजन पटेल जी, हम कोरोना की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने शायद मेरा सवाल सुना नहीं ठीक से। मैं बात कर रही हूँ गर्मी को लेकर। गर्मी के सितम में जो मुसीबतें लोगों के सामने आ रही हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, आम व्यक्ति हो, सुरक्षा कर्मी हो, उनको लेकर क्या प्रयास बिहार सरकार की ओर से? बिहार सरकार जो उनके लिए बसें चलवाई जा रही हैं। प्रेम रंजन जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आवाज कट रही है, आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। प्रेम रंजन जी से फिर से हम कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, लेकिन फिलहाल देखिए, जानने की कोशिश ये की जा रही है कि आज जब कोरोना काल है, एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ गर्मी का सितम, और पारा पहुंच चुका है 47 डिग्री के पार। और आज ये देखिए, जब हमने आपको तापमान दिखाया वो कुछ देर पहले का है, वो कुछ देर पहले यानी कि करीब 1 से 1.5 घंटे पहले का तापमान था। लेकिन जब हम 1 से 5 बजे तक के बीच के तापमान की बात करते हैं तो वो अपने सबसे चरम, पूरे सबसे ज्यादा लेवल पर अपने होता है। और ऐसे में हम कोशिश यही कर रहे हैं जानने की कि अलग अलग राज्यों में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि हर बार गर्मी से निपटने के लिए खास तौर पर पशु पक्षियों के लिए पानी की कमी ना हो, पशु पक्षियों के मरने की जो तादाद है, जो उनकी मौत की तादाद है प्यास से, वो ज्यादा हो जाती है हर बार गर्मियों की अगर हम बात करें। पिछले साल के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वो भी काफी ज्यादा था। करीब बताया जा रहा था कि 30% से ज्यादा पशु पक्षी अपनी जान गंवा चुके थे। वकार चौधरी इस वक्त आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। वकार चौधरी जी, दिल्ली में पारा इतना हाई है, यानी कि राजस्थान और दिल्ली की बात करें तो बिल्कुल दूरी नहीं दिखाई देती, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा मुसीबत कोरोना को लेकर भी है। लेकिन कोरोना के साथ साथ जो गंदे पानी से भी लोग जूझ रहे हैं, और प्यास यानी कि जो सबसे ज्यादा इस वक्त लगती है गर्मियों के मौसम में, क्या गंदे पानी से बुझाई जाएगी? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोरोना की, तो कोरोना में आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है कि दिल्ली में जितने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं उतने कहीं पे भी नहीं से टेस्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि हम लोग टेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो जाहिर बात है कोरोना के जो पेशेंट हैं वो ज्यादा निकल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा, और हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य होने की भी संख्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है। आज का अगर हम आंकड़ा में लगभग 8,000 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। रही बात गर्मी की, देखिए गर्मी है नेचुरल डिजास्टर कहूंगा मैं तो इस तरीके से। बहुत मई में इतना हाई टेम्परेचर पहुंचा, 46 तक पहुंच पा रहा है। उसके अलावा जल बोर्ड जो है, दिल्ली जल बोर्ड मुस्तैदी से लगा हुआ है, उसने पानी की टाइमिंग्स में भी अब चेंज किया थोड़ा सा। आज के पानी की टाइमिंग जो सुबह सवेरे आता था अर्ली मॉर्निंग, वो थोड़ा सा लेट किया। तो पानी की व्यवस्था दिल्ली के अंदर बहुत 90% तक मैं कहूँगा अच्छी चल रही है, और बाकी तक काम चल रहा है बहुत तेजी के साथ। काम तो चल रहा है वकार चौधरी जी,
दिल्ली में आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, क्योंकि हमसे पहले तो आपके पास शिकायतें पहुंच जाती होंगी अलग अलग क्षेत्रों की। गंदे पानी को लेकर सबसे ज्यादा मुसीबत है। अब पिए तो क्या पिए? नहीं, देखिए, कई जगह पे गंदे पानी की समस्या आती है। मैं इससे नहीं मना कर रहा हूँ या हमारी सरकार पीछे नहीं भाग रही है, वहां पर काम चल रहा है कई। क्योंकि अभी लॉकडाउन के चक्कर में 2 महीने बिल्कुल जल बोर्ड में कोई काम नहीं हो पाया, जो लेबर वर्क है वो बिल्कुल नहीं हो पाया। तो कहीं जहाँ पे पाइपलाइन फट जाती है या नाली से कनेक्ट हो जाती है, कई सारे जो कनेक्शन है वो नाले से चले जाते हैं। कुछ लोग सिलेंडर कर देते हैं और वो बीच में से काट देते हैं पाइपलाइन को, तो उसकी वजह से वो वापस में गंदा पानी खींच लेती। तो जहाँ जहाँ की शिकायतें आ रही हैं वहाँ की दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है। वकार चौधरी जी, मैं स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर देखिए, कोरोना बेड्स की जानकारी बार बार समय समय पर सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार बता रही है उसके बारे में कि कोरोना बेड को लेकर हम लगातार हर अस्पताल में कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के बेड उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन गर्मियों में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, खासतौर पर अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें और वृद्धों की बात करें खासतौर पर, तो गर्मियों में इतनी ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, उनको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सारी अस्पतालों की हम लोग ओपीडी बहुत जल्दी खुल जाएंगी। काफी सारे अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की ओपीडी खुल चुकी है, क्योंकि कोरोना सेंटर जो है वो बिल्कुल हमने अलग बनाए हुए हैं। जो जर्नल बीमारी होती है, किसी को कोरोना से अलग जो बीमारी होती है, उसके लिए भी दिल्ली सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और निगरानी में है। क्योंकि गर्मी आएंगी और इसके अलावा अगर कोरोना के अलावा बीमारियां होती है तो उसके लिए बिल्कुल तैयार है दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली का स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी दोनों डायरेक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसमें कोई परेशानी दिल्ली निवासी को कभी नहीं आने वाली है। तो लगातार इससे मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं गुजरात जी। शेल्टर होम्स और रैन बसेरों को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि वहां पर कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं, रुके हुए हैं। रैन बसेरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं, वो पूरा दिन वहां बिताते हैं। वहां पर क्या तैयारियां? नहीं, देखिए, शेल्टर होम और जो थे सारे को क्वारंटीन सेंटर में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था। इसके अलावा दिल्ली के जितने सरकारी स्कूल हैं उनको क्वारंटीन सेंटर में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था। वहाँ पे भी काफी सारे मजदूर रुके हुए थे। जो लोग प्रवासी मजदूर थे, जो लोग जाना चाहते थे, हमने बसें और ट्रेनें भी चलाई हैं। काफी लोग जा चुके हैं। जो रुके हुए हैं उनकी पूरी खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य तक की सारी देखभाल बहुत अच्छे सुचारू रूप से हो रही है। करीब 10 लाख लोगों का खाना हम लोग 2 टाइम दे रहे हैं, दोपहर शाम में दिया जा रहा है। और जो भी पूरी उनकी व्यवस्था वो की जा रही है, उसमें हमने सरकारी स्कूलों में की हुई है, नाइट शेल्टर्स में की हुई है, रैन बसेरों में की हुई है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। और काफी प्रवासी मजदूर जो दिल्ली में थे, जो नहीं रुकना चाहते थे, वो जा चुके हैं। क्योंकि दिल्ली ऑलमोस्ट खुल सा ही गया है, तो यहाँ पे रोजगार की भी जो उनको परेशानी आ रही थी, रोजगार की भी परेशानी दूर होती जा रही है। वकार चौधरी, इस वक्त दिल्ली की जनता एक सवाल और पूछ रही है, खासतौर पर आपसे ये जानना चाह रही है, आम आदमी पार्टी से ये जानना चाह रही है कि जो पानी की समस्या है वो कितने समय तक दूर हो जाएगी? क्योंकि ये जो गर्मी है, अब देखिए, कूलर में डालने के लिए पानी चाहिए होता है, खासतौर पर मिडिल क्लास की अगर हम बात करते हैं, नहाने धोने के लिए, पूरा दिन में काम करने तक के लिए पानी चाहिए होता है। और इतनी गर्मी के बीच अगर पानी नहीं होगा तो सबसे ज्यादा परेशानी यही होगी, क्योंकि जल स्तर की पूर्ति ना होना सबसे बड़ी समस्या, और वो भी ऐसे समय में। तो उसको लेकर आप कितनी जल्दी कोई हल निकालने वाले हैं, ये जानना चाहती है दिल्ली की जनता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। एक तो हमने हेल्पलाइन शुरू की है, दिल्ली जल बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर शुरू हुआ है। वो आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ। 196 नंबर है जो जल बोर्ड से रिलेटेड है। यानी आपको पानी की समस्या है, गंदा पानी आता है या पानी नहीं आता, या आपको पानी की टाइमिंग जाननी है, तो आप उससे आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। रही बात ये, जहाँ जहाँ भी गंदे पानी की परेशानी है उसको बहुत जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। और कभी भी हमारे यहाँ पे गर्मी में पानी की त्रासदी नहीं रही है, क्योंकि हम लोगों के चाहे वो सरिता विहार प्लांट हो, हम लोगों ने अच्छा ट्रीटेड पानी घर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है, जो कि पिछली सरकारों में नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ 90% तक हमारी जल आपूर्ति बहुत अच्छी रहती है। तो दिल्ली वालों को, दिल्ली के निवासियों को कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल करिएगा।
हम लोग हमेशा सेवा में तत्पर हैं आप लोगों चलिए की। वकार चौधरी, आप आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को कि दिक्कतें नहीं होंगी और कभी दिक्कतें हुई नहीं, ये आपका कहना है, लेकिन दिल्ली की जनता कुछ और कहती है क्योंकि उनको दिक्कतें होती हैं। खैर, आपने जिस तरह से आश्वस्त किया है कि जल्दी ही सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, खासतौर पर पानी को लेकर, तो उम्मीदें यही है जनता की भी कि जल्द ही समस्या दूर होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वकार चौधरी जी, आप दिल्ली का पक्ष रखते हुए नजर आए कि दिल्ली में इस वक्त क्या स्थिति है, कितनी तैयार है सरकार गर्मी के साथ साथ, कोरोना के साथ साथ तमाम चीजों और तमाम मुसीबतों से निपटने के लिए, जो सबसे जरूरी हो जाता है। और इस वक्त पंजाब से अमरजीत सिंह जी, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्योंकि पंजाब के बारे में हमें बताने वाले हैं, ऐसे में पंजाब में इस वक्त कोरोना के साथ साथ गर्मी की मुसीबतों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है, सबसे पहले वही बताइए। नमस्कार मैडम, मैं आपका थैंक्स करता हूं आपके चैनल का। आपने हमारे कांग्रेस के, हमारे पंजाब सरकार के बारे में बताया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी पंजाब सरकार ने कोरोना के यहाँ जितने भी मरीज आए थे उनके लिए सभी व्यवस्थाएं, जिमें कॉलेज, अपने सारे साडे जिन्ने भी स्कूल ने, सैकेंडरी स्कूल ते वधिया होटल का मैनेजमेंट इत्थे कीता होया सीगा। सारी ਉਹਦਾ खर्चा पंजाब सरकार ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕਿਟਸ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ, ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ, ਥਰਡ ਨੰਬਰ, 4 ਨੰਬਰ, 5 ਨੰਬਰ, 5 ਦੇ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ 1, 2, 3, 4, 5, ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ है, सारियां दी ड्यूटियां लगी हुई हैं इस काम वास्ते। अमरजीत जी, किसानों को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि किसानों के लिए तो देखिए बारिश की मार भी बहुत ज्यादा मुसीबत बन जाती है और गर्मी की मार भी सबसे ज्यादा मुसीबत बन जाती है। और इस वक्त जितनी गर्मी हो रही है और आगे आने वाले समय में अगर इसी तरह गर्मी बनी रहती है, हालांकि 29-30 मई को बारिश के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या तैयारियां हैं किसानों के लिए? हाँ मैडम, ये पंजाब सरकार ने 10 घंटे बिजली किसानों वास्ते जरूरी की है 1 जून तो। 1 जून तो ही जीरी का सीजन, जो पैड़ी का सीजन होता शुरू हो रहा है, उस वास्ते 10 घंटे मिनिमम इन्होंने बिजली किसानों को दी जाऊगी। होर भी जेडे इरीगेशन का जिवें नहरां दा पानी है, खेतों में वो सिंचाई के लिए इन्हां वास्ते प्रोवाइड किया गया जी। पंजाब सरकार वालों ये सारियां फैसिलिटी, जिवें 10 घंटे लाइट, उन्हां वास्ते पैड़ी का सीजन है, उहदे वास्ते एक्स्ट्रा 24 घंटे घरां वास्ते लाइट प्रोवाइड की गई है। मैं सिंचाई की बात कर रही हूँ, मैं खेती की बात कर रही हूँ। उस वक्त जो इस वक्त बहुत जरूरी है कि सिंचाई हो सके, फसलों में पानी, खासतौर पर खेतों में पानी जा सके, उसके लिए क्या इंतजाम? हाँ, वही मैं मैडम आपको बता रहा हूँ। पंजाब सरकार ने 10 घंटे बिजली ट्यूबवेल को, जो हमारे ट्यूबवेल है ना, जो फ्री बिजली दी जा रही है सरकार किसानों को, उसके लिए विशेष प्रबंध किए गए ने। सारे एक्शंस एससी ते एसडीओ ने हदायत की गई ने कि 10 घंटे हर पिंड च लाइट आऊगी, वास्ते सिंचाई वास्ते जी। उस अमरजीत जी, स्वास्थ्य को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की गई है पंजाब में, खास तौर पर ग्रामीण इलाके हो या शहरी इलाके हो? हाँ, वो स्वास्थ्य के लिए हमारे 95 केस साढ़े आए सी सारे पंजाब संगरूर च। टोटल 2000 केस सी, जिन्हां चों लगभग 1584 केस कल ठीक होके अपने घरां नूं चले गए। ते ओहदे वास्ते भी सारे जिथे साडे हैल्थ सेंटर ने, कम्युनिटी सेंटर ने, CHEC ने, डिस्पेंसरियां ने,
सारे जी डॉक्टर प्रोवाइड किए हुए ने मैडम। तो तमाम चीजें की जा रही हैं आपकी ओर से। अगर मैं बात करूं पंजाब में इस वक्त प्रवासी मजदूरों की, रैन बसेरों की, शेल्टर होम्स की, तो उनके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं ताकि गर्मी का सितम भी उस पर ना पड़े और कोरोना की मार भी उस पर ना पड़े? हाँ, वो कल ना हमारे ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਜਿਵੇਂ ਈਓ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰਡ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਤੋਂ 27 ਵਾਰਡ ਨੇ ਸਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਾਡੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਉੱਪਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। जो तमाम प्रयास हैं वो पंजाब सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, ये आपका दावा है। लेकिन अभी सुरक्षा कर्मियों पर भी देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिन रात एक करके वो सड़कों पर लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। सीमाओं की हम बात करें, उन लोगों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? सुरक्षा कर्मियों के लिए, खासतौर पर कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या किया जा रहा है, गर्मी से बचाने के लिए भी और कोरोना से बचाने के लिए भी? ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ CRPF ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ CM ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀ, ਜਿਵੇਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡਬਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ VC ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ SSP ਹੈ, ਕੋਈ DIG ਹੈ, IG ਹੈ, DGP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ VC ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ASI ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ASI ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ACP ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ परमात्मा ना करे डेथ होती है तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया पंजाब सरकार प्रोवाइड करती है। चलिए, और जो खबरें आ रही हैं खास तौर पर पानी की आपूर्ति को लेकर कि पानी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी नहीं मिल पा रहा है और गर्मी की अभी शुरुआत ही हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं मैडम, हमारे पंजाब में तो ऐसी कोई बात नहीं। साडे पंजाब तो देखो पानी की कोई किल्लत नहीं। जिवें मैं इत्थे साडे 4 गेट ने, पटियाला गेट, धूरी गेट, नाभा गेट, सनामी गेट, साडे इत्थे 16 मोटरां ने। पिछले साल मंत्री जी ने 8 मोटरां, 8 पहला सी 8 मोटरां होर लवा के इत्थे जिहड़ी पानी की कमी सी उहनूं बिल्कुल दूर कीता। सानूं पानी की कोई परेशानी नहीं आउंदी। सवेरे 4 बजे तो लैके 10 बजे तक मोटर चलदियां ने, शाम ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पानी जरूर प्रोवाइड होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और खासतौर पर पंजाब के बारे में आप बता रहे थे कि पंजाब में कितनी तैयारियां की गई हैं कोरोना के साथ साथ गर्मी के सितम से बचने के लिए, क्योंकि गर्मी में लगातार लू के थपेड़ों से कई बीमारियां लोगों में फैलने का डर बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से मुकुल पांडे, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश यानी कि वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है बाकी राज्यों के मुकाबले में, और
सबसे ज्यादा डर भी बना रहता है हर बीमारी को लेकर। अब कोरोना को लेकर तो डर बना ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में सभी जगहों में, सभी जिलों में, सभी क्षेत्रों में पानी की कमी ना हो, गर्मी के सितम की जो मुसीबतें हैं वो कम हो सके, उसको लेकर क्या प्रयास? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर मनरेगा के तहत पूरे तालाब ट्राई करा के पूरे तालाब भराए जा रहे हैं और पशुओं के लिए प्याऊ बनवाए गए। सभी नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायतों में, सब में प्याऊ की व्यवस्था की गई है। प्याऊ की व्यवस्था की गई है। पशु पक्षियों के लिए क्या तमाम प्रयास किए जा रहे हैं? प्याऊ के लिए प्याऊ और लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की कमी हमेशा से ही बनी रहती है, हर साल वो खबरें आती हैं। उन क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, क्या तमाम प्रयास ताकि सभी तक पानी पहुंच सके? उनके लिए चेक ड्रम की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का थोड़ा सा स्टाक किया जाता है चेक ड्रम बना के। उत्तर प्रदेश में देखिए, जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 20 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, जहां पर समस्याएं सबसे ज्यादा उत्पन्न होती हैं, ऐसे में सरकार की इस वक्त क्या कोशिशें हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना काल की जगह कहीं गर्मी से बड़ी मुसीबतें ना पैदा हो जाए? इसके लिए सरकार के द्वारा यही प्याऊ चेक ड्रम व्यवस्था बहुत अच्छी की जा रही है। सरकार के उच्च अधिकारियों से समय समय पर बैठक की जा रही है। क्या सिर्फ प्याऊ लगा देने से, व्यवस्था अच्छी कर देने से सब कुछ हो जाएगा? क्या किया जा रहा है वो भी बताइए। गाँवों में, सब ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब खोदा जा रहे हैं, जहाँ पे ग्रामीण जो शहरी नजदीक क्षेत्र है उनमें ट्यूबवेल की व्यवस्था की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज भी ठीक से नहीं आ पा रही थी और खास तौर पर जो जानने की कोशिश की जा रही थी, जो सवाल किए जा रहे थे, उसका जवाब भी ठीक से नहीं मिल पाया। लेकिन तमाम चीजों को जानने की हम कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो दौर चल रहा है कोरोना का दौर, उस बीच हम ये समझ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हम देख लें, ग्रीन गैसेस के उत्पादन को हम देख लें, उसके उत्सर्जन को हम देख लें, वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण गर्मी भी लगातार बढ़ रही है। और अब हालात कुछ इस तरह हैं कि मिडिल क्लास परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान है गरीब तबका। अभी भी प्रवासी मजदूर जो पैदल पलायन करने को मजबूर हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? सुरक्षा कर्मियों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए जो दिन रात ड्यूटी पर तैनात हैं और धूप में खड़े रहकर अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? ये वो बड़े सवाल हैं। अब देखिए, हम और आप जो कोशिश करते हैं कि दोपहर में बाहर निकलने की खास तौर पर जरूरत ना पड़े या फिर घर में ही हम रह सकें तो ज्यादा अच्छा हो, लेकिन एक मजदूर की आप वो मजबूरी समझिए जो काम करने के लिए इस वक्त दर दर भटक रहा है कि उसे काम मिल जाए, वो अपने बच्चों का पेट भर सके। तो ऐसे में सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये बनती है कि उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। अब शेल्टर होम्स की बात की जाती है, शेल्टर होम्स में खाना भी दिया जा रहा है और लोगों के रहने की व्यवस्था है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स का ये मानना है और बार बार ये कहा जा रहा है कि गर्मी में इस वक्त जो गर्माहट खास तौर पर ये है, ये दिमाग को गर्म करती है और ऐसे में जो बेहोशी का आलम है वो बनने लगता है और इस बेहोशी में बहुत सारी चीजें करने की जरूरत होती है। अचानक से कुछ भी कर देने से सब ठीक नहीं होगा, बल्कि एक नियम होता है जिसके बाद आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी स्थिति हो ही ना, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि गर्मी में जो ज्यादा बढ़ने वाली बीमारियां हैं, ज्यादा लगने वाली बीमारियां हैं, वो ना हो या फिर किसी की भी हालत इतनी ना बिगड़े, उसको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रेम रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के बिहार से। प्रेम रंजन जी, बिहार में क्या कुछ तैयारियां कोरोना काल से निपटने के लिए और गर्मी के सितम से बचने के लिए? देखिए, जब से कोरोना का ये संक्रमण आया है, आपने देखा है कि किस प्रकार से इस संक्रमण के अंदर जो लॉकडाउन किए गए और उस लॉकडाउन से जिन लोगों को कठिनाई हो रही थी, जो लोग फंसे हुए थे, परेशानी में थे, उन सबको हम कैसे सुविधाएं अधिक से अधिक दे सके, उसमें भारत सरकार की तरफ से भी सुविधाएं प्राप्त हो रही थी और बिहार सरकार ने भी करने का काम किया। बिहार सरकार के बड़ी संख्या में जो प्रवासी लोग थे, बाहर फंसे हुए थे, एक तो उनको लाने की जिम्मेवारी थी और जो जहां रह रहे थे वहां उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए पूरी
तैयारी सरकार ने किया। बिहार विधानसभा जो दिल्ली के अंदर में है, वहाँ एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, और जिससे पूरे देश के अंदर में कहीं भी कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ हो और वो अगर कोई सहायता की जरूरत हो, किसी को कोई जरूरत है, तो अगर वहाँ फोन करता था, वैसे लगभग 25 लाख से अधिक लोगों ने वहाँ फोन किया और उन सबको सहायता पहुंचाने का काम किया। उसी तरह से जो लोग फंसे थे उन सभी लोगों को कहा गया कि आप बिहार सरकार की आपदा विभाग के आप वेबसाइट पर जाइए और वहां अपना निबंधन कराइए, रजिस्ट्रेशन, और 1000 रुपया आपके खाते में भेजा जाएगा। ऐसे 27 लाख लोगों ने निबंधन कराने का काम किया, जिसमें से 24.5 लाख लोगों को 1000 रुपया भेजने का काम किया आप गया। कोरोना के संकट की घड़ी में बिहार सरकार के प्रयासों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ इस वक्त गर्मी के सितम की। उससे बचने के लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है? जिन लोगों के खातों में आप पैसे तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों को घर पहुंचाया जा रहा है बसों से, ट्रेनों से, उनके लिए क्या कुछ तमाम तैयारियां हैं ताकि वो गर्मी से भी बच सकें? देखिए, जो लोग आ रहे हैं, एक तो सबसे पहले कि ट्रेन से उनको लाने की जिम्मेदारी थी, बड़ी संख्या में लोगों को आना था, स्पेशल ट्रेनें चल रही है। अब लगभग प्रतिदिन 1 लाख से ऊपर प्रवासी प्रतिदिन आ रहा है, सैकड़ों ट्रेनें चल रही है। अभी भारत सरकार ने कहा है कि 10 दिनों के अंदर में हम 2300 ट्रेन चलाने का काम करेंगे। मैं वही प्रेम रंजन जी आपसे जानना चाह रही हूँ कि इतने लोग जब सफर कर रहे हैं तो उनको गर्मी से बचाने के लिए भी या फिर उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार की गर्मी 2-3 दिनों से हुई है और इस गर्मी से बचाने के लिए प्रतिवर्ष इस प्रकार की गर्मी आती है, और वो गर्मी में सरकार पूरी तत्परता से कि उनको किसी प्रकार का परेशानी ना हो, जो लेयर बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, पीने की पानी की दिक्कत ना हो, किल्लत ना हो। और आप तो जानते हैं कि बिहार में पहला ऐसा पूरे देश में राज्य है जिसने लोगों को हर घर जल नल योजना प्रारंभ करने का काम किया कि कोई भी घर ऐसा न बचे जिसको हम नल के माध्यम से उसको पीने का पानी मुहैया न करा सके, और उस काम को बाखूबी किया जा रहा है। जो पहाड़ी क्षेत्र है या सुदूर जो है पथरीला इलाका है, जहाँ परेशानी होती है पानी पीने की, वहाँ टैंकर से भी पानी पहुंचाया जा रहा है। कुछ चापाकल भी जो ऐसे गड़े गए हैं और गड़े भी जा रहे हैं ताकि कहीं किसी को परेशानी नहीं हो। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्वारंटाइन हो रहे हैं। पहले तो स्कूलों के अंदर में उनको क्वारंटाइन कराया गया, वहां भी शौचालय और पीने की पानी की पूरी व्यवस्था की गई। उनको जो क्वारंटाइन हो रहे थे उनको पूरी व्यवस्था दी गई, भोजन के साथ खाने पीने, जांच तो कराया ही गया। उसके अलावा उनको दरी दिया गया, चादर दिया गया, तकिया दिया गया, मच्छरदानी दिया गया, उनको खाने के लिए बर्तन दिए गए, थाली, गिलास, कटोरा। उसके अलावा उनको लुंगी दिया गया, उनको गंजी दिया गया, उनको गमछा दिया गया, उनको बाल्टी दिया गया, मग दिया गया, साबुन दिया गया, टूथपेस्ट दिया गया, ब्रश दिया गया, कंघी दिया गया, तेल दिया गया, साबुन दिया। प्रेम रंजन जी, और वो जब वहां से वापस जाएंगे उनको 1000 रुपया भी उनके हाथ में दिया जाएगा। प्रेम रंजन जी, आप ये पहले भी बता चुके हैं कि आपने क्या क्या दिया। 1000 रुपया दिया, वो आपने पहले भी बता दिया है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि जितने लोग शेल्टर होम्स में रुके हुए हैं, जितने लोग रैन बसेरों में रुक रहे हैं, जितने लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? इतनी गर्मी है, एडवाइजरी जारी की गई है, रेड अलर्ट जारी हुआ है कि 1 बजे से 5 बजे के बीच में बिल्कुल बाहर ना निकले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या क्या दिया वो ठीक है, आप इस वक्त लोगों को बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, बचाने के लिए ही ये सारे काम कर रहे हैं ना। मैंने तो कहा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार की पीने की पानी की दिक्कत न हो, गर्मी में बाहर न निकल सके, गर्मी से वो बचे। दूसरा, सड़कों पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति सड़क पर रहना नहीं है, और जो व्यक्ति अगर सड़कों पर चलते हुए पाए जाएंगे वो ऐसे मजदूर जो प्रवासी है, जो बाहर से आ रहे हैं, उस थाने को जिम्मेवारी दी गई है कि वो थाने के लोग उनको उठा करके और गाड़ियों से उनको गंतव्य तक पहुंचाने का काम करें, जिससे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके, पैदल न चले, उनको गाड़ियों से उनको अपने स्थान तक पहुंचाया जाएगा। प्रेम रंजन जी, क्या सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति हो रही है? क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी आती हैं हर साल जब जल के लिए, पानी के लिए, पीने के पानी के लिए खासतौर पर लोग तरसते हैं। तो क्या पीने की पानी की किल्लत को काफी हद तक हमने दूर करने का काम किया है। बिहार में मैंने आपको पहले ही बताया कि हर घर जल नल योजना और सभी पंचायतों के अंदर में इस प्रकार की चल रही है। कोई ऐसा घर नहीं
जिसको जल नल की व्यवस्था नहीं की गई हो और नल के माध्यम से उसके घर तक ठीक पानी है, ठीक पहुंचाया है जा प्रेम रहा रंजन है। जी। पहले तो चापाकल लगता था, आपके चूल्हे भी लगते बिल्कुल थे, प्रेम मोहल्ले में रंजन जी, लगते थे, लोग आपने बिहार के खास तौर पर जानकारी देते हुए बड़े बड़े दावे तो किए हैं, लेकिन उन दावों में कितनी असलियत दिखाई देती है वो भी हम जानने की कोशिश जरूर करते रहते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम प्रयास जो किए जा रहे हैं उसको हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो चीजें हैं वो तस्वीरों में देखने को मिलती हैं, लेकिन सरकार से सवाल करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब हम जानेंगे डॉक्टर से। डॉक्टर इस वक्त संजय जाखड़ जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो हमारे से जुड़ गए हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। संजय जी बहुत बहुत आपका स्वागत है खबरफास्ट में। मैं आपसे ज्यादातर कोशिश करूंगी ये जानने की कि कोरोना काल के भी जब हम गर्मी से भी निपटने की कोशिश कर रहे हैं, घर से बाहर पैर रखने का मन नहीं करता है, तो ऐसे में जो लोग बाहर जा रहे हैं मजबूरी में, उनके लिए कुछ टिप्स बताइए कि वो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले खबर फास्ट के जितने हमारे दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, अभी 1+1 स्कीम चल रही है। 1+1 का मतलब क्या है कि पहले कोरोना की मार है और दूसरी अब गर्मी की मार आ गई, तो दुगनी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जितने भी हमारे नागरिक हैं हम उनको किसी भी तरीके से समझा के, चाहे आपके कानून के डर से, चाहे अवेयरनेस, जो आप सब लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि जैसे ही जो भी समस्या आती है तो इस टीवी के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का प्रयास है, मैं उसको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब जो मेन टॉपिक जो है, कोरोना के साथ साथ जो अब ये गर्मी की जो मार जो पड़ रही है, देखिए आयुर्वेदिक स्नातक होने के नाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमें बहुत बेसिक चीजों का ध्यान करना है। पहली चीज, हमें जरूरत पड़ने पे ही बाहर जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी डायरेक्ट जब हम हीट के कांटेक्ट में आते हैं तभी हमारे साथ समस्याएं पैदा होती हैं। जितना आपका हीट स्ट्रोक के जो केसेस हैं, जब हम काफी देर तक इन गर्मी की परिस्थितियों में रहेंगे तो उस टाइम ये परेशानियां आती हैं। अब हमें करना क्या है, दो तरीके से हम बात करेंगे। एक तरीका जो हमारे पास जो अपने घर की जो चीजें हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो पार्ट है हम उसकी बात करेंगे। तो पहली जो घर की जो बात जो करेंगे, तो इस मौसम के अंदर देखिए आयुर्वेद में ना बड़ी खूबसूरती के साथ ऋतुचर्या के बारे में बात बताया गया है। हर ऋतु, चाहे वो आपका सर्दी, गर्मी, बरसात, हर ऋतु के हिसाब से आपका खान पान का निर्धारण किया है आहार और विहार के अंतर्गत। आहार जो चीजें आपको खानी है और विहार जिस तरह से आपको रहना है। तो इस मौसम के अंदर खुले सूती कपड़े आपको पहनने हैं, एक बात। दूसरी चीज, जब भी आपको घर से बाहर निकलना है तो आपने आपको प्रॉपर हाइड्रेट करके, हाइड्रेट का मतलब जितना आप मैक्सिमम अपना पानी और जो एनर्जेटिक जो चीजें हैं आप उनका इस्तेमाल करने के बाद ही जरूरत पड़ने पर आप बाहर निकलें। नारियल पानी इसके लिए बहुत बेहतरीन विकल्प है। नारियल पानी एक एनर्जी ड्रिंक है जो कि सबसे बेहतरीन, जो कि आज देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि मिलावट होती है। नारियल पानी ही एक ऐसी चीज है जिसमें कि कोई इंजेक्शन नहीं लग सकता, तो वो हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि कच्ची अम्बी, जो कच्ची अम्बी इस मौसम में इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी आप इस गर्मी से बचाव कर सकते हैं। साथ में प्याज, अनियन, जो इस मौसम के खासतौर से जब बिल्कुल लू चलती है तो वो आपको बहुत मदद, ये साइंटिफिक बात है, वो आपको इस गर्मी से निजात देने में बहुत ही हेल्पफुल है। ये तो रही एक जनरलाइज चीज। हमने थोड़ा सा आपके जो घर में जो चीजें हैं उसके बारे में, आप सादी जो चीजें हैं, हल्की जो सुपाच्य, सुपाच्य का मतलब इजी टू डाइजेस्ट, जो आराम से आपने चीजें खाई हैं और आराम से आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि शरीर को एडजस्ट करने के लिए इस गर्मी को जो पसीना निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है, तो जो एनर्जी वहां जो वेस्ट हो रही है, अगर हम बहुत ज्यादा भारी भरकम जो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तैलीय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, या बाजार की जो चीजें हैं, होटल्स की, या जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी ताकत उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा लगती है। तो हमें क्या करना है, उस ताकत को बचाना है, और इस तरह के जो जो सुपाच्य, इजी टू डाइजेस्ट जो फूड है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। साथ में प्रिया जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद के अंदर अगर हम बात करते हैं तो चंदन, देखिए खस का आपने नाम सुना होगा, उसका एक तरह का जूस बना के पिया जाता है, बहुत ही ठंडा होता है और बेहतरीन उसका विकल्प है। छाछ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको लस्सी कहा जाता है, वो एक बेहतरीन आपके लिए है, जिसमें कि आप गर्मी से मात दे सकते हैं अगर हम उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। साथ में इसके अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं षडंग पानी, एक चीज कही गई है।
षडंग पानीय में जो 6 चीजों का इस्तेमाल होता है, मुस्तक, परपट, उशीर, चंदन, वो भी सफेद चंदन, और नागरमोथा और सौंफ, ये जो 6 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अब ये थोड़ा सा आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से ही अगर डिस्कस करके अगर आप लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम अपने दर्शकों को इन नामों के माध्यम से अवेयर करना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें आयुर्वेद के अंदर हैं जिसका कि हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके इस गर्मी को हम मात दे सकते हैं। करना हमें क्या है कि ये जो चूर्ण सेक्शन जो रहेगा इन 6 चीजों का, रात को आप पानी के जो ठंडा पानी है उसके अंदर आप मिक्स करके सुबह तक उसको भिगो के रखें और सुबह उसका आपको इस्तेमाल करना है। एक आप थोड़ा सा अगर पीछे आप जाएंगे तो तांबे के जो लोटे के अंदर रात को पानी रखा जाता था और सुबह वो पिया जाता था, वो भी आपको एक तरह से कूल डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये जनरलाइज्ड चीजें हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। अगर इन चीजों के ऊपर वो अगर प्रॉपर तरीके से अगर काम करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस गर्मी के मौसम से अपने आप को न केवल स्वस्थ रख सकते हैं, अपितु जितने और हमारे जो जानकार हैं या यारे प्यारे दोस्त, संबंधी, परिवार के जन जो हैं, उनको भी हम इस गर्मी के प्रकोप से बचा सकते हैं। तो ये तमाम टिप्स आपने बताई हैं जो कि बहुत कारगर साबित हो सकती हैं, खासतौर पर उनके लिए जो घर से बाहर निकल रहे हैं इस तपती गर्मी में। लेकिन अभी 1 बजे से 5 बजे तक के बीच में अगर ना ही निकला जाए तो ही बहुत अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि बच्चे हों, बूढ़े हों, युवा हों, गर्भवती महिलाएं हों, इन सबके लिए गर्मी में बाहर निकलना और फिर अचानक से घर में आकर ठंडक में बैठना, ये जो ठंडा गर्म जिसे भी कहा जाता है, ये भी एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसको लेकर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या चीजें की जा सकती हैं? देखिए प्रिया जी, यंग जो है 18 साल से लेके 30 साल 35 साल तक के जो है, उनका अपना एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कि इन चीजों को इजीली एडजस्ट कर जाते हैं और उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो कैटेगरी जो है, खासतौर से हमारे बुजुर्ग, सम्मानित जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, जो छोटे बच्चे और खासतौर से प्रेग्नेंट वुमेन, इनमें क्योंकि इनका जो ओल्ड एज की वजह से जो डिटेरियोरेशन हो रही है उसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता। बच्चा क्योंकि बहुत छोटा है, नाजुक है, ऐसे इन लोगों के इस कैटेगरी के जितने भी जो हैं वो ज्यादा संभावनाएं रहती हैं कि आप गर्मी के जो हीट स्ट्रोक जो है वो उनकी संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो मैक्सिमम जो आपका 1 बजे 1 बजे से लेके शाम तक 5-6 बजे तक वो मैक्सिमम आपका सूरज जो है वो पीक पर है, और जितनी ज्यादा जो गर्मी जो रहेगी वो डायरेक्ट आपके अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो आपके टकराती हैं और जिसकी वजह से आपकी परेशानियां बढ़ती हैं। तो इन लोगों को बेहतर यही रहेगा कि वो अपना घर में ही रहें। बहुत ज्यादा जरूरत है तभी वो बाहर निकले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो आपने पूछा कि भाई दूसरा सवाल एक बार आप रिपीट करेंगे तो मैं उसका भी जवाब बिल्कुल, इसके लिए क्या कर सकते हैं? गर्म और सर्द वाली जो बात है, अमूमन क्या होता है कि जब हम बाहर हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो कूलर है, इस मौसम में, ड्राई मौसम में कूलर का इस्तेमाल होता है और वो कारगर भी है। और साथ में अगर एयर कंडीशन है तो उसमें जो एक अनइवन आपका टेम्परेचर का फर्क रहेगा कि बाहर आपका 47 के अंदर आप हैं और अंदर आते ही आपका टेम्परेचर अगर 26-27 अगर है तो बॉडी को एडजस्ट करने में वक्त लगता है। जैसे ही आप बहुत ज्यादा गर्म से आप एकदम से ठंडे में जाएंगे तो जो आपका बैलेंसिंग जो सिस्टम हमारे शरीर के अंदर जो लगा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से नतीजा ये रहेगा कि आप बीमार पड़ जाएंगे। सेम यही हमें करना है कि अगर हम बहुत ठंडी जगह के ऊपर हैं और अगर हमें बाहर रहना है तो पहले हमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। ठंड से थोड़ा सा ऐसी जगह जहां थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है जिससे कि बॉडी उसको अडॉप्ट कर ले और उसके बाद ही बाहर निकले, प्रॉपर अपने शरीर को ढकते हुए। अपना शरीर की जो अपना अंगोछा है या कैप है या मास्क आजकल कोरोना की वजह से तो है, तो इन चीजों से जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट हमारे सामने उस पर ना आए, शरीर के ऊपर पड़े, तो ये एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। थोड़ी सी समझदारी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और कई टिप्स आपने दी हैं कि अगर हम बाहर निकलते भी हैं इस गर्मी में तो हमें क्या कुछ करना चाहिए, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो घरेलू हैं खास तौर पर। जी एक प्रिया जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अमूमन हमारे जो लोग जो हैं वो एसी को 18-16 तक रखते हैं, बिल्कुल रजाई ओढ़ के सोते हैं। ये थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि एसी से आप उस रूम का जो टेम्परेचर जो है वो अपना 26-27 पे रखें, जिससे कि आराम से आप चादर लेके सो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस मौसम के अंदर बिल्कुल आप दिसंबर वाला प्रोग्राम करके और रजाई ओढ़ के सोएं, वो ज्यादा घातक है। कंपैरेटिवली जब आपने 27-28 के ऊपर एक बहुत ही
बढ़िया एनवायरनमेंट आपने कर लिया है और उसमें अचानक अगर आपको बाहर जाना पड़ेगा तो टेम्परेचर ज्यादा अगर वेरिएशन नहीं है तो ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं नहीं रहती। बहुत ज्यादा ठंड से एकदम से अगर हम बाहर जाते हैं तब ज्यादा समस्या आती है। ये जो कुछ जरूरत वाली चीजें हैं इसे ध्यान में रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने तमाम चीजें, ऐसी घरेलू चीजें बताई हैं जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। और इन तमाम चीजों के साथ खास तौर पर अगर बाहर हम निकल रहे हैं तो उससे पहले ये कोशिश करें कि अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें, अच्छा खान पीन खास तौर पर ले, और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, कि जिन्हें मजबूरी में घर से बाहर इस गर्मी में निकलना पड़ता है, तो उनके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है या फिर डॉक्टर्स क्या कुछ बता रहे हैं कि क्या आप खुद अपने लिए कर सकते हैं, वो सभी चीजें हम जान रहे थे आज की चर्चा में। लेकिन फिर भी ये जो काल है, देखिए ये मुसीबत का काल है, और इस मुसीबत से निपटने के लिए आपको और हमें मिलकर प्रयास करना होगा, क्योंकि कोरोना काल के बीच, गर्मी के बीच और तमाम मुसीबतों के बीच हम कई जंग लड़ रहे हैं, और इन सभी जंग से हम एक दिन जरूर जीतेंगे। फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।